आज हम इनकम टैक्स में जो कर निर्धारण के तरीके हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तरीका है स्वयं कर निर्धारण। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, स्वयं कर निर्धारण। स्वयं मतलब खुद। इसमें जो टैक्स का निर्धारण है, हम टैक्स की असेसमेंट है, वो करदाता खुद करता है। और ये सेक्शन 140A 140A के अंडर है। और जब जो हम कर विवरणी प्रस्तुत करने के बाद टैक्स देते हैं वो हम 139 या 142 के अंतर्गत जो विवरणी प्रस्तुत की जाती है उसके आधार पर टैक्स दिया जाता है। कर का अग्रिम भुगतान और जो उद्गम स्थान पे कटौती है वो घटाने के बाद जो शेष टैक्स बचेगा वो आपको भुगतान करना होता है। और ऐसी स्थिति इसमें आयकर विवरणी के साथ कर और ब्याज का भुगतान दोनों आपको करने होते हैं। यदि करदाता आपको देय कर से कम राशि का भुगतान करता है तो कर और ब्याज की राशि का भुगतान जो करदाता है देय कर में से कम भुगतान करता है, जब ब्याज की राशि के भुगतान में चूक करता है तो उसको दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये सबसे इजी मेथड है क्योंकि इसमें जो टैक्स पे करता है वही टैक्स का डिटरमिनेशन मतलब निर्धारण करता है और अपना टैक्स पे करता है। सेकंड पॉइंट, नियमित कर निर्धारण। नियमित मतलब रेगुलर असेसमेंट 143 में ये कहता है आयकर की विवरणी प्रस्तुत की जाती है, उसके बाद कर निर्धारण अधिकारी सुनिश्चित करने के लिए कि करदाता ने अपनी कर योग्य कर पर उचित गणना की है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो हमारा टैक्स है उसकी उचित गणना की गई है या नहीं। सेकंड, जो टैक्स है वो कम तो नहीं है, जो उसने काउंट किया है, गणना की है, वो टैक्स कम तो नहीं है। और उसने टैक्स जो पे किया है वो कंप्लीट टैक्स पे किया है या उसका कोई पार्ट है वो अभी बैलेंस बाकी है। और इसके बाद करदाता को नोटिस जारी किया जाता है। साथ ही यदि करदाता द्वारा कर की अधिक राशि का भुगतान किया जाता है तो उसको वापसी के लिए भी, अगर किसी करदाता ने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है, टैक्स की अमाउंट ज़्यादा दे दी है, तो उसको वापसी का भी नोटिस दिया जाएगा। यदि कर निर्धारण अधिकारी का समाधान हो जाता है कि करदाता द्वारा कर की समुचित गणना की कर ली है और कर का संदाय भी दिया गया है तो विवरणी के प्राप्त को इस बात की सूचना समझी जाएगी कि उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणी के आधार पर अगर उसने टैक्स भी पे कर दिया है और सही मात्रा में यानी कि उचित मात्रा में उसने टैक्स दिया जितना बनता है उसका टैक्स, तो ये समझा जाएगा कि विवरणी के आधार पर उसने टैक्स दिया। इसको ही हम रेगुलरली बोलते हैं। और नियमित कर निर्धारण से पूर्व करदाता को नोटिस दिया जाना ठीक रहता है, क्यों नोटिस के बिना कहता है कर निर्धारण को अच्छा नहीं माना जाता। अब नोटिस जिस वित्तीय वर्ष में विवरणी प्रस्तुत की गई है उसके 1 वर्ष के भीतर दिया जाना चाहिए। 1 वर्ष के बाद कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, लेकिन जैसे 1 अप्रैल 99 से प्रारंभ होने वाले गत वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत की गई है, वहाँ नोटिस 31 मार्च 2000 से पूर्व कभी भी भेजा जाना उचित है। और 1 जून आगे जो तब भेजा जाना उचित नहीं है, यानी कि 1 साल के अंदर आपको क्या है नोटिस उसको भेजना पड़ेगा। थर्ड, सर्वोत्तम कर निर्धारण, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बोला जाता है, सेक्शन 144। इसमें जो कर निर्धारण अधिकारी है, जो टैक्स को निर्धारण करता है, वो अपने विवेक मतलब माइंड से जो उसको ठीक लगता है उसके आधार, जिसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है उसके आधार पे, यही कारण है कि इसको एक्स पार्टी मतलब एक ही पक्ष से जो है कर निर्धारण किया जाता है।
कर निधान अधिकारी को करदाता द्वारा सामग्री जो प्रस्तुत की जाती है और विद्यमान परिस्थितियों को, करदाता जो उसे इन्फॉर्मेशन देता है और जो उसके सामने कंडीशंस होती हैं, दोनों के आधार पे वो डिसीजन लेता है। और सर्वोत्तम कर निधान दो प्रकार से होता है, एक अनिवार्य और एक विवेकीय। दो टाइप हैं इसके। पहला अनिवार्य है, 144 में अनिवार्य कर निधान के बारे में बताया गया है। ये तब होगी जब करदाता 139(1) के अंतर्गत विवरणी प्रस्तुत नहीं करता, 139(4) के अंतर्गत विलंबित और 139(5) के अंदर। ये हम जब चैप्टर क्वेश्चन प्रक्रिया पढ़ते हैं टैक्स की, उसके अंदर बताया गया है कि आपको विवरणी जो दाखिल करनी होती है उसमें दो, जब विवरणी के टाइप्स पढ़ेंगे तो हम विलंबित और संशोधित विवरणी के बारे में पढ़ेंगे, अगर ये नहीं प्रस्तुत की गई तब। और 142(1) के अंतर्गत अगर जो नोटिस दिया जाता है उसकी अगर अनुपालना ना की हो, और 143(2) के अंतर्गत अगर नोटिस की पालना नहीं की है और नोटिस के द्वारा सवैने या अथोराइज्ड पर्सन के थ्रू उसने एविडेंस नहीं दिए, तो इस कंडीशन में फिर कर निधान अधिकारी है जो वो संबंधित करदाता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए अपने विवेक से प्रमाण एवं साक्ष्य के आधार पर, जो उसके पास प्रूफ होते हैं और एविडेंस होते हैं, उसके आधार पर कर का निर्धारण करता है। ये अनिवार्य है। इसमें बताए गए हैं जब हम इन डिफरेंट सेक्शंस को फॉलो नहीं करते तो कर अधिकारी द्वारा जो है अनिवार्य कर निर्धारण किया जाता है। और इस क्वेश्चन के बारे में हम जो कर निर्धारण की प्रक्रिया है उसके में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें जो होता है फर्स्ट पॉइंट है वो विवरणी दाखिल करना होता है। उसमें बताया गया कि कौन कौन सी विवरणी को हम दाखिल करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो इसका सेकंड पॉइंट है, थर्ड में सेकंड पॉइंट विवेकीय कर निधान के बारे में पढ़ेंगे, और ये सेक्शन 145 है। ये कहता है कि जहाँ कर निधान अधिकारी करदाता के लेखों और सत्यताओं के बारे में संतुष्ट नहीं है और करदाता ने नियमित रूप से किसी लेखांकन पद्धति को नहीं अपनाया, तो 140 के उपबंधों का सर्वोत्तम कर निधान को, ये कहता है कि जहाँ पे अधिकारी है वो जो टैक्स पे कर रहा है, करदाता है, उससे संतुष्ट नहीं है और उसने जो अकाउंट बनाए हैं उसके लिए जो सही एक्यूरेट मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, नियमित रूप से, मतलब लगातार एक मेथड नहीं अपनाया, तो इसलिए वो संतुष्ट नहीं होता, फिर वो अपने विवेक से है जो कर निधान करता है, इसको ही हम कर निधान बोलते हैं। तो इसके लिए जो अधिकारी है, जो हमारा लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियस, उसके अनुसार कार्य करने की अपेक्षा करता है। और ऐसा कर निधान चूँकि केवल अनुमान के आधार पर लगाया जाता है, इसलिए उसको विशेष सावधानी बरतनी होती है। उपचार ये कहते हैं कि 141 के अंतर्गत पारित आदेश और सर्वोत्तम कर निधान के विरुद्ध 246 में अपील की जा सकती है। अगर यदि करदाता को कोई आपत्ति है तो वो इस सेक्शन के अंडर अपील कर सकता है। और फोर्थ पॉइंट है वो है छूटी हुई आय का कर निधान करना। अब करदाता की आय कर योग्य हो और किन्हीं ऐसी आय पर कर निधान होने से रह गया है, ऐसी जो इनकम है जिस पे टैक्स लगने से रह गया है, जहाँ हमारा जो है टैक्स लगा हुआ है वो कम लगा हुआ है, तो हम 147 के अंतर्गत क्या है, पुनः कर निधान, यानी कि दोबारा असेसमेंट कर सकते हैं। और ऐसा कर निधान 148 से 153 के अंतर्गत आएगा। और इसके लिए हम क्या है, जो हमारी हानियाँ हुई हैं, कोई डेप्रिसिएशन लगाना है, कोई डिस्काउंट है,
कोई अलाउंसेस है उसकी दोबारा गणना करते हैं और 148 के अंतर्गत जारी नोटिस की अनुकंपलाओं ने प्रस्तुत की विवरणी को धारा 139(2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई विवरणी माना जाता है। इसके बाद यदि किसी करदाता को आय धारा 143 और 147 के अंतर्गत कर निधान दिया गया है तो संबंधित कर निधान वर्ष की समाप्ति के 4 वर्षों के बाद इस धारा के अंतर्गत किसी प्रकार का कर निधान नहीं किया जाएगा, यानी कि 4 वर्षों के बाद 4 वर्षों तक हम कर सकते हैं। और उसके बाद धारा 139A या 142A या 148 करदाता द्वारा विवरणी पेश नहीं करने के कारण कर निधान नहीं हो पाया तो संबंधित कर निधान की समाप्ति के 4 वर्षों बाद भी इस धारा के अंतर्गत, हाँ वैसे कह रहे हैं कि 4 वर्षों के बाद है जो कर निधान नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर करदाता ने विवरणी को प्रस्तुत नहीं किया है तो 4 वर्षों के बाद भी हम कर सकते हैं। अब 147 में परिस्थितियां बताई हैं जिसमें यह माना जाएगा करदाता की कर योग्य आय कर निधान से छूट गई है यदि करदाता की आय गत वर्ष में आयकर नहीं लगने की अधिकतम सीमा से अधिक थी, जो टैक्स लगने की अधिकतम सीमा से अधिक थी, और करदाता द्वारा इस संबंध में आय की विवरणी विविध समय में प्रस्तुत की और सही टाइम में उसने क्या है विवरणी को प्रस्तुत नहीं किया। पहला ये, यदि करदाता द्वारा आय की विवरणी तो प्रस्तुत कर दी गई है लेकिन कर निधान अधिकारी जो हमारा टैक्स जिसने कैलकुलेट करना है वो संतुष्ट नहीं है और उसकी आय का निधान आय कम दर्शित करने वाले जो हानि है, जो हम पीछे पढ़े थे, डिस्काउंट है, डेप्रिसिएशन है, अधिक मांग करने के कारण नहीं हो पाता। थर्ड, जहां कर निधान तो हो गया लेकिन कम योग्य आय, कम किया गया है और कम दर से टैक्स लगा हुआ है और किसी एक्ट के अंदर उसको अधिक राहत प्रदान की गई है, जहाँ भत्ते, डिस्काउंट वगैरह उनमें ज़्यादा छूट दी है, तो इसके अंतर्गत 148 के अंदर उसको नोटिस जारी किया जाएगा और उसको कारण भी बताए जाएंगे। मेन इस पॉइंट में यही है कि जो हमारी आय छूट गई है, जहाँ जो हानि, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट वगैरह उनकी ज़्यादा छूट दी गई है जिसके कारण से टैक्स कम लगा है, तो हम ये 5वें तलाश के मामले में ये 5वां तरीका है इसमें 153A के बारे में, और ये 2003 में प्रावधान किया गया था। इसमें 132 के अंतर्गत तलाशी की कार्रवाई और 132A के अंतर्गत अगर कोई दस्तावेज की मांग 31 मई 2003 के पश्चात की गई है, वहाँ कर निधान द्वारा ऐसे व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में करदाता को तलाशी वाले कर निधान वर्ष से पूर्व के 6 वर्षों में विवरणियाँ प्रस्तुत करनी हो, यानी कि तलाशी के लिए मामलों में नोटिस दिया जाता है तो जिस मामले से उससे 6 वर्ष की विवरणियाँ जो प्रस्तुत करनी होती हैं, और ऐसी प्रस्तुत विवरणियाँ लेखा, दस्तावेज आदि के आधार पर कर निधान अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए, जो पिछले वर्षों के लिए पुनः कर निधान या कर निधान किया जाएगा या फिर पुनः कर निधान किया जाएगा। ये 5 तरीके हैं जिनके द्वारा हम क्या है कर का निधान कर सकते हैं। अब हम दोबारा रिवीजन करते हैं इस टॉपिक की, थोड़ा सा आपको ब्रीफ में कंक्लूजन बता रहा हूँ जैसे आपके माइंड में रह जाएगा। इसमें 5 तरीके हैं। स्वयं कर निधान, इसमें क्या है हम खुद टैक्स है वो निधान करते हैं और उस पे टैक्स पे करते हैं। सेकंड, जब हम रेगुलर टैक्स पे करते हैं और कर निधान अधिकारी संतुष्ट हो जाता है जो हमारी गणना की गई है वो उचित है और हमने टैक्स भी दे दिया है, तो इसको हम नियमित बोलते हैं। सर्वोत्तम कर निधान, जब कर अधिकारी संतुष्ट नहीं होता तो वो 2 तरीके अपनाए जाते हैं। उसमें एक अनिवार्य कर निधान और विवेकीय कर निधान। अनिवार्य कर निधान में जब हम
जो एक्ट की है कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, जो हमारे पास नोटिस आए हैं उनको फॉलो नहीं करते, उस कंडीशन में अनिवार्य कर निधान होता है। विवेकीय कर निधान का तब किया जाता है जब जो अधिकारी के पास है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो ध्यान में रख के, कंडीशनों को ध्यान में रख के कर निधान करता है। फिर फोर्थ पॉइंट में जो हमारी जो आय है, या तो वो कम कैलकुलेट हुई है, या उस पर टैक्स कम लगा है, या हमने जो डिस्काउंट डेप्रिसिएशन वगैरह है वो ज़्यादा अलाउ कर दिया, तो उसको कम किया जाता है और दोबारा कर निधान किया जाता है। इसको पुनः कर निधान भी बोलते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है जो तलाश के मामले कर निधान, ये एक्ट 2003 में आया था, तो इसके सेक्शन है जो 153 ये। तो इसमें क्या कहा गया है, जो 31 मई 2003 के बाद है, अगर वो तलाशी वाले मामलों में मंगवाता है तो जो हमारे 6 वर्षों की जो विवरणी है उनको मंगवाया जाएगा, और जो हमारी पुस्तकें हैं, दस्तावेज हैं, उनके आधार पर जो कर अधिकारी है कर निधान करेगा या फिर पुनः कर निधान करेगा। ये 5 पॉइंट इसमें है।